हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताने वाले हैं, वो चाहे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। सभी प्रश्न को हम प्रश्न सहित उत्तर बताने वाले हैं। इस वीडियो में मैराथन क्लास होने वाला है। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा। ये वीडियो पार्ट 1 का वीडियो है शिक्षा शास्त्र का, ठीक है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में बताएंगे जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में सीधे पक्का पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में टॉप क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको बताएंगे। चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा जो आपके पेपर में 100% पक्का पूछा जाएगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार शिक्षा शास्त्र का मैराथन क्लास हम आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बनाइए, वीडियो आप नहीं बना रहे हैं, तो आज का जो वीडियो है आप ही सभी के लिए है। आज के इस वीडियो में हम पूरा शिक्षा शास्त्र का निचोड़ लेकर आए हैं। पूरा शिक्षा शास्त्र का निचोड़ है, जिसके लिए आपको क्या है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको लिखने के लगभग 3 से 4 दिन लग गए हैं इसको लिखने के लिए। तो 95% स्कोर करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शिक्षा शास्त्र का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम बताएंगे। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज का ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। काफी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं शिक्षा शास्त्र में जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुका है। कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्जाम में केवल 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे 5 नंबर आपको शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पीय में देखने को मिल जाएगा। हर एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कहाँ से पूछ लिया जाए बहुविकल्पीय प्रश्न किसी को नहीं पता है। तो 5 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। यानी जो वैदिक काल में उपनयन संस्कार है स्टूडेंट, ये कब होता था ये आपको बताना है। ऑप्शंस भी आप सामने देख सकते हैं। इन्हीं के थ्रू आपको एक विकल्प चुनकर कॉपी में लिखना होगा। देखिए ए है आपका क्या है, शिक्षा प्रारंभ के समय। सी है आपका शिक्षा समाप्ति पर, उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय या कभी नहीं। तो वैदिक काल में उपनयन 8 वर्ष के, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या है अप्लाई करता था, एक प्रकार से वहाँ पर जाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो शिक्षा प्रारंभ के समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। 8 वर्ष की आयु में ये संस्कार होता है। तो पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये आप सभी को बताना है। ए आपका तक्षशिला हो जाएगा, बी प्रयाग, सी मिथिला या डी काशी। तो इनमें से सही विकल्प आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। हर विकल्प के लिए यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड दिया जाएगा। आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं शिक्षा शास्त्र का। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी अपना टेस्ट दे दीजिए। 2 सेकंड दिया जाएगा, ईमानदारी से दीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप देख लीजिए, इसके ऑप्शंस को आप कॉपी में लिख लीजिए। लास्ट में वीडियो को ख़त्म जब होगा वीडियो, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। मान लीजिए कि इसमें मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो 50 में से मान लीजिए कि आपका 45 सही गया है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र की। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो काशी था। यानी दूसरे नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तीसरा नंबर, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो जो बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे स्टूडेंट, वो बौद्ध मठ था। यानी तीसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यानी सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे और आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं प्रश्नों को और उसके ऑप्शंस को। 4 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी।
संस्कृत थी, हिंदी थी, पाली थी, मराठी थी। तो इनमें से 4 नंबर का जो आपका सेकंड चैप्टर उससे लिया गया क्वेश्चन है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पाली हो जाएगा। बौद्ध मठों में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली भाषा थी। 5वां नंबर प्रश्न है, तीसरा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? इस्लाम धर्म से, पारसी धर्म से, यहूदी धर्म से या अरबी धर्म से? तो भैया मध्यकालीन शिक्षा नाम से ही पता चलता है इस्लाम धर्म से ये प्रभावित थी। तो 5 नंबर का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, यानी पूरे बुक का निचोड़ आज की इस वीडियो में है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो जो मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे वो कौन कौन से थे? मदरसा था, मकतब था, दरगाह था या खानकाह था? अब आप लोग स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने सही विकल्प चुना होगा। क्या चुना होगा? सही विकल्प उन्होंने चुना होगा मदरसा को, लेकिन इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वी वाला, मकतब हो जाएगा, जो कि 6 नंबर का बी ऑप्शन, मकतब में मध्यकाल के प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था, किसने किया था ये आरंभ? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, विलियम हंटर द्वारा या लॉर्ड मैकाले द्वारा? इन चारों विकल्प में से एक विकल्प चुनकर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था। तो 7 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी स्टूडेंट, वो हुई थी 1935 ईस्वी में। देखिए क्या पूछा गया है। 9 नंबर, शिक्षा आयोग 1964-66 ईस्वी को कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र का ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनिंदा क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को टिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग तैयार कर लीजिए। तो शिक्षा आयोग 1964-66 ईस्वी को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कहा जाता है कठोरी आयोग। क्या है? कठोरी आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया, कब पारित किया गया था, किस सन में पारित किया गया था, ये आप सभी को बताना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा राइट आंसर। 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार जो विधेयक है ये पारित किया गया था। तो 10 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, ये कथन किसका है? यानी ये बेसिकली कोई एक शिक्षा शास्त्री का कथन है जो आप लोगों को बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। लाला लाजपत राय के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा? तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे इसके सही आंसर। तो 11 का डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे, यानी 12 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनका शिक्षा शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट मूल रूप से भारतीय ना होकर किस देश की थी? अंग्रेज थी, फ्रेंच थी, आयरिश थी या जापानी थी? तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, मैंने काफ़ी बार आप सभी को मॉडल पेपर के वीडियोज में बताए हैं, इसका राइट आंसर आयरिश हो जाएंगे। ये एनी बेसेंट जी वो आयरिश थी, मूल रूप से भारतीय ना होकर, उनका दिल भारतीयों पर ही था, यानी भारतीयों लोगों के ऊपर था। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े, यानी कौन से पेशे से जुड़े? चिकित्सा से जुड़े, सिविल सेवा से, कानून से या व्यापार से? तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, जो कि
इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के तत्पश्चात गांधी जी ने पैशन देखा और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानून की, यानी कानून की गांधी जी ने इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने कानून से जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शिक्षा दर्शन है ये किस विचार धारा से प्रभावित था? आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, परियोजनवाद से या व्यवहारवाद से? तो 15 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद से, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं सिवाय, यानी इनमें से पर्यावरण के तो सभी उद्देश्य हैं केवल एक के, तो वो कौन हो जाएगा? वो आप लोगों का हो जाएगा परिवार नियोजन से। ठीक है, पर्यावरण के सभी उद्देश्य हैं भैया, पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना होगा, प्रकृति स्रोतों के बचाव करना होगा, लेकिन परिवार नियोजन अन्य कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, बाकी के सारे आपके पर्यावरण शिक्षा से संबंधित हैं। तो 16 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है किससे होता है? प्राकृतिक पर्यावरण से, सामाजिक पर्यावरण से, सांस्कृतिक पर्यावरण से या ये सभी से? तो भैया संपूर्ण पर्यावरण का जो गठन होता है स्टूडेंट वो आपका ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण भी राइट आंसर है, इसमें सामाजिक पर्यावरण भी और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो यहाँ पर ये सभी वाले पर टिक लगाइएगा। 17 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1966 में, 1976, 1986 या सन 1996? तो इसमें जो सही विकल्प है वो सन 1986 हो जाएगा, जो कि हमारे देश यानी भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, सड़क दुर्घटना का कारण है, ये बताइए कारण है या है? लापरवाही से वाहन चलाना, यातायात के नियमों का पालन न करना, नशे में वाहन चलाना यानी दारू मदिरा वगैरह पी लेना, ठीक है, और ये सभी। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि सड़क दुर्घटना का कारण क्या है? तो भैया इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि सड़क दुर्घटना को अंजाम देती हैं। तो 19 नंबर का डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर, भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है? यानी अनिवार्य बनाने को वो संकल्प लिया गया है, तकनीकी शिक्षा को, प्रौढ़ शिक्षा को, कंप्यूटर शिक्षा को या प्राथमिक शिक्षा को? तो 20 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जिसको क्या है अनिवार्य बनाने को संकल्प लिया गया है। ठीक है, तो 20 नंबर का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्टूडेंट कॉमेंट में बताइए डी वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर, यहाँ पर अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? जो अपव्यय तथा अवरोधन है इसकी जो समस्या है बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, यानी 21 नंबर का भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में शिक्षा का स्तर है कैसे है? सामान्य है, सामान्य से उच्च, सामान्य से निम्न या अस्पष्ट? तो भैया जो हमारे देश में है वो सामान्य से निम्न है, यानी हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है स्टूडेंट? सामान्य से निम्न हो जाएगा। तो भैया 22 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला थी। तो प्रमुख जो विदुषी महिला थी वो कौन थी ये आप लोगों को बताना है। चिदम्बरा हो जाएंगी, ठीक है, चिदम्बरा जी हो जाएंगी, या हंसावेन, गार्गी या पार्वती? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी 23 नंबर का सी यानी गार्गी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा 23 नंबर भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सभी के लिए दिन रात एक करके सारी इम्पॉर्टेंट, यानी मैं सोता भी नहीं हूँ बराबर, यानी टाइम पे मैं सोता नहीं हूँ, आपके लिए तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और शिक्षा शास्त्र में आपका टारगेट है 95% स्कोर करने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठान लो तो जीत है, मान लो, देखिए मान लो तो ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है।
ठीक है। तो ठान लेना है आप लोगों को, तो जीत हो जाएगी आपको। 95% स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी अपने समय में जब मैं 12th में था तो 95% स्कोर मेरा आया था। तो शिक्षा शास्त्र, आप लोग शिक्षा शास्त्र पर तैयारी कीजिए और मैंने टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ इसको भी देखिए और आज की ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें बताया कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वायरल क्वेश्चंस हैं और पेपर में 100% पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। तो 23 नंबर भी क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? जो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ है, ये चलिए आपको बताना है कि कब हुआ था। 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में। तो भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, या आरंभ कह लीजिए या प्रारंभ कह लीजिए, वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1910 ईस्वी में। यानी 24 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जनसंख्या शिक्षा का संबंध मुख्य रूप से है, किससे है? परिवार नियोजन से, छोटे परिवार से, जनसंख्या की स्थिति से, या इनमें से किसी से नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं। जो कि जनसंख्या का संबंध बेसिकली जो हो जाएगा वो जनसंख्या की स्थिति से है। यानी 25 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, प्रथम स्थान है, द्वितीय है, या तृतीय है, या चतुर्थ है? तो प्रेजेंट टाइम यानी देखा जाए 2024 के हिसाब से देखा जाए, अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 ये सन चल रहा है, तो देखा जाए तो प्रथम स्थान है। ठीक है, जो कि बुक में जो हमारा शिक्षा शास्त्र का बुक है उसमें भी प्रथम स्थान दिया हुआ है 2025 के न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो प्रथम स्थान हो जाएगा। और जो है उस तरह से देखा जाए स्टूडेंट, गूगल में वो भी प्रथम दिखा रहा था। तो 26 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से 26 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर देखिए। और जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमसे, नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सअप की आईडी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की आईडी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ये 3 जगहों पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री में जो इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होते हैं और कुछ भी जानकारी मुझे शेयर करनी होती है बोर्ड से रिलेटेड, तो मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, जाकर आप तीनों जगहों को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर, और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। और कुछ आप हमसे इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हैं बोर्ड से रिलेटेड या कोई पर्सनल चीज़ें, तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर हमें मैसेज कीजिए, आईडी दी हुई है नीचे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सीखने में परिवर्तन होता है, किस चीज़ में परिवर्तन होता है भैया? व्यक्ति की प्रेरणाओं में, जो व्यक्ति की प्रेरणाओं हैं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो भैया 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में सीखने में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो प्रयास एवं त्रुटि है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, या टर्मन ने? तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के उद्दीपक, देखिए सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? इसके जनक बताना है आपको। कोहलर हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे, या पावला हो जाएंगे? तो इसके जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आप लोगों का हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी 29 नंबर का सी विकल्प आपका बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए देख लेते हैं, सारे प्रश्नों को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरे बुक का निचोड़ है। मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी आपकी कक्षा में पढ़ें और उनका भी हेल्प हो सके, उनका भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, और वो भी अपना काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा क्या है? तो व्यक्ति की जो जन्मजात प्रेरणा है, काफ़ी दिमागी क्वेश्चन है, इसका आंसर हर कोई एक स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका कुछ भी नहीं है, ये नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणाओं से बात हुई है, तो इसमें से आपका भूख हो जाएगा, जो कि क्या है? भूख हमें जन्म से ही, भूख और जो पानी पीने या प्यास है, ये हमें जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। तो 30 नंबर का सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, यहाँ पर देखिए,
स्कूल जाने से पहले, भैया देखिए, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? समाज से, राज्य, परिवार या इन सभी से? तो स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं भैया? परिवार से प्राप्त करते हैं। जो हमारा अपना परिवार होता है वो हमें अच्छी और बुरी बातें समझाता है शुरुआती दिनों में। तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बुरी बातें नहीं सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है और बुरी बातों से बचाता है कि बुरी बातें ये आपको नहीं करनी है, ये नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, आपको अच्छी अच्छी सारी चीज़ें करनी है। तो 31 नंबर का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए अंतिम विश्लेषण में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? ये बेसिकली कोई एक शिक्षा शास्त्री का कथन है जो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट 32 नंबर का आपका ए हो जाएगा, मन हो जाएंगे। मन का ये बेसिकली कथन है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए अंतिम विश्लेषण में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, वो मन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, रुचि है। रुचि एक प्रकार से क्या है? अर्जित शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है या बौद्धिक शक्ति है? तो जो रुचि हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका प्रेरक शक्ति हो जाएगा। रुचि एक प्रेरक शक्ति है। तो 33 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से क्या पुरस्कार का प्रकार नहीं है? देखिए यहाँ पर निम्न में से जो पुरस्कार के प्रकार की बात हो रही है कि इनमें से पुरस्कार का जो प्रकार है वो कौन सा नहीं है? आलोचना हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, छात्रवृत्ति हो जाएगा या तमगा पदक हो जाएगा? तो 34 नंबर का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा आलोचना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलोचना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, दंड और पुरस्कार हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या सामाजिक दंड? तो जो दंड और पुरस्कार है बेसिकली ये किस श्रेणी में आएंगे? वो आपका आएगा स्टूडेंट, किस श्रेणी में आपका आएगा दंड और पुरस्कार? ये आपका आएगा किसमें स्टूडेंट बताइए? इसमें से आपका सामाजिक दंड में आएगा। दंड और पुरस्कार, पुरस्कार भी हमें समाज देती है और दंड भी हमें सामाजिक दिया जाता है। ठीक है, तो दंड के जो पुरस्कार, दंड और पुरस्कार हैं वो सामाजिक दंड है। तो 35 नंबर का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है स्टूडेंट और बोर्ड ने भैया क्वेश्चंस को जारी किया है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो सारे क्वेश्चन को तैयार करना है आप लोगों को। मेरा काम है आप लोगों को मार्ग दिखाना, आपकी अच्छे से तैयारी कराना। उस पर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं इसमें आपका घाटा है। मेरा काम है क्या है? काम करना। मेरा काम है कर्म करना। कर्म करते जाना है और उसका फल आप लोगों को मिलेगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ। मेरा पेपर नहीं है लेकिन मैं खुद का मेहनत आप सभी के लिए समर्पित करता हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और इतना अच्छा स्कोर लेकर आइए। ठीक है, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने स्कूल और अपने गाँव में, अपने शहर में इतना अच्छा स्कोर लेकर आइए कि देखने वाले दंग हो जाएं कि इसको तो मैं कमज़ोर समझता था और इसने इतना अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का स्कोर या 90 प्लस का स्कोर कैसे ले आया ये बच्चा। तो दिन रात एक कर दो, कमरे में बंद कर दो अपने आप को और अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ। ठीक है, आप कमज़ोर हैं तो आपके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? यानी मानसिक रूप से जो स्वस्थ हैं इनकी विशेषता नहीं है। आत्मविश्वास, समायोजन की योग्यता, तनाव या आत्म मूल्यांकन? तो 36 नंबर है इसका राइट आंसर आपका तनाव हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है? मानसिक जो अस्वस्थता का कारण है स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चिंता भी हो जाएगा, संघर्ष भी हो जाएगा, तनाव भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यही इसमें, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही है, देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में बुद्धि के दी तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विनय है, टर्मन है, स्पीयरमैन है या स्टर्नर? तो भैया इसकी जो सही विकल्प हो जाएंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे? सी वाला हो जाएगा, स्पीयरमैन हो जाएंगे इसके विकल्प के राइट आंसर। 38 नंबर का सी विकल्प आपका बिल्कुल सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु MA 15 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु CA 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ होगा, यानी जो उसकी बुद्धि लब्धि IQ है वो कितना होगा? 100 होगा, 125 होगा, 150 होगा या 175 होगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा, जो कि ये 12 वर्ष है तो उसकी IQ यानी उसका जो माइंड वाला है 125 हो जाएगा। अब बताइए कि आप लोग कमेंट में बताइएगा जो दुर्लभ बुद्धि है उसकी मानसिक आयु क्या होती है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बड़ी प्यार से दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। कक्षा शिक्षण, देखिए कक्षा शिक्षण के परिणाम स्वरूप किए गए ज्ञानार्जन का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या बिना किसी परीक्षण द्वारा। तो कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को शेयर करना है और मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर लेना है। और चैनल पर नए तो हम ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराते हैं जो हमारे आर्ट के स्टूडेंट हैं। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण द्वारा। 40 नंबर का C ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप कर सकते हैं, यानी क्या हम माप कर सकते हैं? उपलब्धि का, विचार करने की प्रक्रिया, तर्क शक्ति की या लेखन कौशल की। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप सकते हैं, जैसे रिएक्टर में स्केल से हम माप सकते हैं भूकंप की तीव्रता, सेम उसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र में दिया हुआ है। और इनमें से तर्क शक्ति को हम माप सकते हैं, यानी जो हमारी माइंड की तर्क शक्ति है इसको हम माप सकते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व गुणों का सामान्यित रूप है, ये कथन किसका है? ये एक शिक्षा शास्त्री का कथन है। अब ये कथन किसका है ये आप लोगों को बताना है। तो 42 नंबर का D ऑप्शन हो जाएगा, स्किनर का हो जाएगा, ये कथन है स्किनर जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, RB कैटल द्वारा विकसित PF प्रश्नावली में प्रयुक्त PF व्यक्तित्व कारकों की संख्या है। तो इसमें जो कारकों की संख्या है वो कितनी है ये आप लोग बताइएगा। 14 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 15 हो जाएगी या 17 हो जाएगी। तो इन चारों में से कोई एक विकल्प है जो आप लोगों को बताना है, कौन सी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर का B ऑप्शन बिल्कुल सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक होता है। तो शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक क्या होता है? व्यक्तित्व परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, इनमें से नहीं, या अभिरुचि परीक्षण। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर B हो जाएगा, बौद्धिक परीक्षण बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, मैं सभी का सही विकल्प आप लोगों को यानी सही आंसर बता रहा हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। तो 45 नंबर का D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यावसायिक समस्याओं का समाधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में जो हमारा 45 बहुविकल्पीय प्रश्न था मैंने बता दिया है। अब हम चलिए देखते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न को। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा आ चुका है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद में हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, यानी सभी का मैं प्रश्न सहित उत्तर इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे 5 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो शिक्षा शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुविकल्पीय के तत्पश्चात ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको एक प्रश्न पर उत्तर लिखने के लिए 1 नंबर देगा। बहुविकल्पीय में होता है उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को चुनकर आपको कॉपी में लिखना होता है। इसमें राइट आंसर जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर आपको बता देना है, यानी एक लाइन में राइट आंसर बता देना है और आपको 1 नंबर प्राप्त कर लेना है। तो पूरे बुक का हम निचोड़ लेकर आए, पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न को हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है।
जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा है प्रणाली, ये किस नाम से विश्वविख्यात है, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर देखिए, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, ये देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नाम से विख्यात है। अब आप लोग यहाँ पर देखें, निश्चित उत्तरीय प्रश्न में गौर किए होंगे तो सिर्फ यही लाइन का अहमियत थी, यानी ये एक वर्ड का अहमियत था, बाकी का सारा क्वेश्चन उत्तर में कन्वर्ट हो गया है। देखिए शिक्षा क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन यानी वैदिक कालीन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कितना ईजी है, और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं निश्चित उत्तरीय को, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% पक्का पूछे जाएंगे और हर वर्ष पूछे जाने वाले ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि वैदिक शिक्षा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों अर्थात वेदों का नाम लिखिए। तो आपको वेदों का नाम लिखना है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये 4 वेदों का नाम लिख दीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखते चलिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैंने काफ़ी रिसर्च से इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए हैं कर लीजिए, एक ही सेकंड लगेगा, एक ही सेकंड लगेगा स्टूडेंट, इतना मेहनत करते हैं तो कर लीजिएगा। आप लोग वीडियोज देखते हैं, लगभग मेरे चैनल पर 100% लोग वीडियो देखते हैं, उनमें से क्या है 85% लोगों ने वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 15% लोग जो हमारी प्यारी स्टूडेंट हैं वीडियोज को रोक देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप लोग भी कर लीजिए, एक ही सेकेंड लगेगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए प्रवज्जा संस्कार के अवसर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए तीसरा नंबर कि प्रवज्जा संस्कार के अवसर पर बालक को किस श्लोक का पाठ करना पड़ता था, यानी जो बालक होता था वो कौन सा श्लोक का पाठ करता था। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपका। देखिए बौद्ध काल में बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर प्रवज्जा या पबजा संस्कार संपन्न किया जाता था। बालक को जो श्लोक करना होता था, यानी श्लोक का पाठ वो ये था, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संघ शरणम गच्छाम। इस श्लोक का पाठ करना पड़ता था, जो आपका सेकंड चैप्टर है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 4 नंबर देखिए कि बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्ध काल में छात्रों का जो किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था, तो 20 वर्ष की आयु में ये संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार। ठीक है, इसमें प्रवज्जा संस्कार होता था 8 वर्ष की आयु में, जब बालक बौद्ध मठ में प्रवेश करता था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता दिया, यानी पूरे का निचोड़ में बता रहा हूँ स्टूडेंट, पूरा का निचोड़ में बताऊँगा निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में बताइए। जो मुख्य शिक्षण संस्थाएं थे इनके बारे में आप लोगों को बताने हैं कि कौन कौन सी थी। आंसर के साथ में हम आपको बताएंगे। देखिए मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी मकतब तथा मदरसे। मकतब तथा मदरसों में पढ़ाया जाता था, उनको शिक्षण कराया जाता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी। मध्यकाल की बात हो रही है, तीसरा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आंसर देखिए, मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी मुस्लिम शिक्षा की जो स्थिति थी, यानी स्त्रियों की बात हो रही है, मुस्लिम काल की जो स्त्रियां हैं उनकी जो पढ़ाई व उनकी शिक्षा वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस को कराता जाता हूं, जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, फिर क्या है वीडियो रोकने के बाद में आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को करा रहा हूं, आप लोग देखते चलिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए जो छनाई का सिद्धांत का सुझाव है, छनाई का सिद्धांत वो लॉर्ड मेकाले, जो लॉर्ड मेकाले हैं इन्होंने दिया था।
देखिए इसमें जो है क्वेश्चन तो सारा वही है, अब क्या है सिर्फ 2 वर्ड का फ़र्क है, यानी 2 वर्ड इसमें ऐड हो गए हैं, 1 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो देख सकते हैं कितना इजी है, बल देखने में इजी है, करने में बहुत ज़्यादा कठिन है। जब आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। शिक्षा शास्त्र में आप लोग क्या है, शिक्षा शास्त्र को हल्के में लेते हैं, यानी ये सब्जेक्ट को आप लोग हल्के में ले लेते हैं कि इसमें क्या है ये, लेकिन इसमें 5 तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ना इजी होते हैं ना ज़्यादा हार्ड होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है वो काफ़ी अच्छा स्कोर शिक्षा शास्त्र में करता है। तो वीडियो उनके सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से तैयारी कीजिए। हमने मॉडल पेपर पर वीडियो बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉडल पेपर को भी देखिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर, देखिए स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे, यानी मुख्य रूप से कौन कौन से वो कॉलेज हैं जो स्थापित किए गए थे। तो आंसर देखिए, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे, कौन कॉलेज थे, दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर सेंट्रल हिंदू कॉलेज और फ्यूशन कॉलेज पूना। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थापित किए गए जो है कॉलेज का नाम है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज है और इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात की गई है, यानी कौन सा वो विद्यालय है जहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है प्रत्येक जिले में। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, देखिए 1986 में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। ठीक है, या बात की गई है। तो नवोदय विद्यालय आप लोगों ने देखा होगा, नवोदय विद्यालय अभी भी चल रही है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे यहाँ पर भी है और आपके यहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय होगा। ठीक है, तो कब हुआ था, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के थ्रू स्थापित करने की बात की गई थी। तो 9 नंबर भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इससे बार बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना चाहते हैं शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। जो हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं मैं उनका हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। इंग्लिश को छोड़कर, यानी केवल जो हमारा इंग्लिश है, ठीक है, उसको छोड़कर मैं पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। तो अच्छे से तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो हमारे चैनल पर अभी जुड़ जाओ। हम अच्छे से तैयारी कराएंगे और जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, जो भी ज़रूरत होगी, PDF फ्री में PDF में दे दूँगा। टेलीग्राम का ID नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर जो भी कुछ हमसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आकर हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, सारे मैसेज का मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, बस बोर्ड से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। तो वो हमारा हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था। तो आंसर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया जा सकता है, लेकिन ये निश्चित उत्तरीय में ही केवल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की श्रीमती एनी बेसेंट किस महान संस्था की सक्रिय सदस्यता थी, यानी जो एनी बेसेंट जी हैं ये किस महान संस्था की सक्रिय सदस्यता थी, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आंसर देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट जो कि मूल रूप से भारतीय ना होकर क्या थी, ये भारतीय के नाम की आयरिश थी। ठीक है, और बेसेंट ने थियोसॉफिकल, क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सक्रिय सदस्यता थी। किसकी सदस्यता थी स्टूडेंट, महान संस्था की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। 11 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गांधी जी। देखिए
यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए, गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था, यानी जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था वो बेसिकली क्या था, यहाँ पर बताना है। ये सभी क्वेश्चंस जो स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट हैं। चुनिंदा क्वेश्चंस को एक प्रकार से कहते हैं ना कि 1000 में से केवल मैंने 200 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं और हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, बस तैयार कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वो आप 100 स्टूडेंट में से 29 स्टूडेंट में आते हैं जो टॉपर बनने की रेस में सबसे आगे हैं, टॉपर बनकर रहेंगे और चैनल में हमारे जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके पास टाइम कम है, खेलने कूदने और मोबाइल पर उंगलियां स्क्रॉल करने से अच्छा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्कोर कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो जो अंतिम उद्देश्य वो देखिए, अंतिम वास्तविकता का अनुभव ईश्वर और आत्मा, यहाँ पे देखिए ईश्वर और आत्मा अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूत का ज्ञान होना। ठीक है, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टैगोर द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा क्या है। जो मानवतावादी नारा है टैगोर के द्वारा दिया गया है ये क्या है। देखिए टैगोर द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा है वसुदेव कुटुंबकम। अभी हमारे जो G20 क्या हुआ था, G20 समिट हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था, जिसमें काफ़ी देशों ने, यानी जो बड़े बड़े अमेरिका, रूस, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, यूरोप और फ्रांस, ब्रिटेन, यानी काफ़ी देशों ने भाग लिया था उसमें, कनाडा, उसके बाद में काफ़ी सारे देशों ने भाग लिया था। G20 जो कि दिल्ली में हुआ था, उसका जो थीम था वो क्या था, वसुदेव कुटुंबकम था। तो टैगोर द्वारा दिया गया जो मानवतावादी नारा है वो यही है, वसुदेव कुटुंबकम। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटा दी थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं हमारे, इन्होंने जो सर की उपाधि है ये जो ब्रिटिश सरकार, इसको कैसे लौटा दिया और क्यों लौटा दिया। देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार है द्वारा जलियांवाला बाग में की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से आहत होकर अपना रोष यानी अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 14 नंबर भैया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटा दी। तो भैया कहाँ पर, देखिए जलियांवाला बाग में की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से आहत होकर अपना रोष यानी गुस्सा प्रकट करते हुए सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को भैया लौटा दी थी। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा मुख्य रूप से पर्यावरण के किस रूप या प्रकार से संबंधित है। जो पर्यावरण शिक्षा है ये मुख्य रूप से क्या है कि मुख्य रूप से पर्यावरण के किस रूप में प्रकट से संबंधित है, प्रकार से संबंधित है, प्रकट से नहीं। यहाँ पर देखिए प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी गलती कर सकते हैं, जैसे मुझसे यहाँ पर प्रकट की मेरे वर्ड से यानी मोरे जो मुख से निकला क्या है, प्रकट निकला। तो बोर्ड एग्जाम में जो 15 मिनट दिया था यही करने के लिए दिया जाता है स्टूडेंट को। अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को एनालिसिस कर दीजिए कि क्या क्वेश्चंस आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग यही कीजिएगा, अच्छे से आप लोग क्या है जब पूरा क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा तो फिर एक क्या है एक एक क्वेश्चन का आंसर को मिलाइएगा कि जो मैंने लिखा है क्वेश्चन का आंसर क्या वही है या गलत है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, पर्यावरण शिक्षा मुख्य रूप से प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित है। क्या है, भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए कीटनाशक दवाओं एवं यूरिया द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है।
इनमें इनसे वायु, जल तथा मिट्टी तीनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। यानी वायु यानी हमारे जो वायुमंडल में वायु जिससे हम सांसें लेते हैं, जल यानी पानी और मिट्टी यानी जो हमारी धरती की मिट्टी है, तीनों प्रदूषित हो रही हैं इन सभी चीज़ों से। ठीक है, यूरिया हमारे खेतों में प्रयोग होती है, कीटनाशक दवाइयों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, एक एक करके लिखते चले जाना है कॉपी में। आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, बुक होगा, एक एक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। प्रश्नों को लिखने के बाद में आप क्वेश्चंस को नोट करेंगे और बुक में या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गंभीर आपदाओं से क्या आशय है। जो गंभीर आपदाएं हैं इससे आशय क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, उन समस्त घटनाओं को गंभीर आपदाओं के रूप में जाना जाता है जिनसे जनजीवन एवं संपत्ति, देखिए इनसे जिनसे जनजीवन संपत्ति आदि पर गंभीर प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे क्या होता है, गंभीर, प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, उसी को गंभीर आपदाओं का श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका क्या होती है। अब भैया यहाँ पर देखिए कि आग लगने पर सबसे गंभीर जो आशंका होती है वो व्यक्तियों के जलने या झुलसने से होती है। इसमें इससे जो है व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। भैया आग सबसे ज़्यादा लग जाए तो वो झुलस जाएगा, तो उसके एक हुआ था एक क्या है दुखद समाचार ऐसे हुआ था अभी लंबे समय 2-3 सालों पहले हो गया। आर्मी के यानी एक आर्मी था और एक घर में आग लग गई, जिसमें क्या है 2 बच्चे और 1 महिलाएं थी। आर्मी वाले ने जो भैया बहुत हिम्मत करके क्या है वो गया, और आर्मी वाले के पास जिगरा होता ही है, वो गया भैया आग में कूद गया। तीनों बच्चों को वो क्या है, तीनों फैमिली को यानी जो 3 लोग थे उनको बचा लिया, खुद झुलस के एक प्रकार से झुलस गया, पूरा उसका बॉडी जल गया और वो वहीं पर क्या उसका डेथ हो गया। तो काफ़ी दुखद समाचार है। तो इससे क्या होती है, व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है स्टूडेंट। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, ब्रेल लिपि किस प्रकार की छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक होती है। क्या पूछा गया है, जो ब्रेल लिपि है ये किस प्रकार की छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक है, कि नेत्रहीन जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, छात्रों के लिए। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग बाकायदा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया है। तो आंसर देखिए इसमें किस आयु के निरक्षरों के लिए चलाया गया है। 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए ये जो मिशन है चलाया गया, 15 से 35 वर्ष के जो आयु के व्यक्ति हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, देखिए शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक जिले, देखिए प्रत्येक जिले में कौन सा विद्यालय स्थापित किए गए हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से भैया जो है जिले में विद्यालय स्थापित किए गए हैं। देखिए शैक्षिक या शैक्षित, देखिए शैक्षित यहाँ पर लिखा है, शैक्षिक होना चाहिए। देखिए शैक्षिक स्तर को उन्नति बनाने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 1986 के अनुसार शायद हुआ था, ये मैंने आपको आगे बता दिया है। ठीक है, नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो 21 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, मध्यकाल की कुछ सुशिक्षित महिलाओं का नाम लिखिए। जो मध्यकाल की सुशिक्षित महिलाएं उनका नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रजिया बेगम, गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा और जेबुनिसा तथा मुक्ताबाई, ये मध्यकाल की कुछ सुशिक्षित महिलाएं के नाम हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। भैया एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 1 नंबर से हमारा क्या होगा, 1 नंबर की जो अहमियत है आप लोग किससे पूछिए, टॉपर से पूछिए। जो 1 नंबर से टॉप कर गया उससे पूछिए, जो फर्स्ट डिवीज़न से रह गया यानी सेकंड डिवीज़न है, 1 नंबर और पा जाता तो वो फर्स्ट डिवीज़न हो जाता, उससे पूछिए। जो एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कि हिंदी में वो 1 नंबर से फेल हो गया,
ठीक है। तो उससे अहमियत पूछे कि एक एक नंबर क्या मायने करता है, तो एक एक नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर 12th में है या हाई स्कूल में है, वो बहुत ही अहमियत है और काफ़ी अच्छा स्कोर आपको दिलाकर जाएगा। तो एक नंबर आप लोग छोड़िएगा मत, एक भी नंबर को मत छोड़िए, एक एक क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। अब चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम लिखिए, यानी किसी एक समस्या का नाम लिखना है जो स्त्री शिक्षा का है। तो देखिए आंसर देखिए, सामाजिक कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास, जो कि नारी स्त्री शिक्षा की एक समस्या का नाम है। क्या है? सामाजिक कुप्रथाएं एवं अंधविश्वास। अब सामाजिक शिक्षा की किन्हीं 4 का भी पूछा जा सकता था कि 4 समस्याओं का नाम पूछिए, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पूछा गया। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि जो सामाजिक कुप्रथाएं, समाज में जो चलने वाली कुप्रथाएं कि स्त्री शिक्षा अब बड़ी हो गई हैं, वो क्या पढ़ेंगी, स्त्री शिक्षा घर में काम करें, और अंधविश्वास की स्त्री शिक्षा जाएंगी पढ़ने। तो क्या अंधविश्वास भी होते हैं कि पढ़ लिख कर काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे, तो ये अंधविश्वास भी होता है जो कि 23 नंबर क्वेश्चन में बाकायदा बताया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाज शिक्षा के 2 साधन लिखिए। हमें क्या करना है? 2 साधन इसके लिखना है। तो सबसे पहला है प्रौढ़ कक्षाएं, दूसरा है सामुदायिक केंद्र। ये समाज शिक्षा के 2 साधन के नाम हैं जो कि बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारत की नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो जो नई जनसंख्या नीति है स्टूडेंट, ये कब घोषित की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को आप लोग अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो मेहनत के लिए स्टूडेंट 2 लोगों के पास अपने जो फ्रेंड हैं, आप लोगों के दोस्त हैं जो आपकी कक्षा में यानी 12th में और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके और वो भी अच्छा स्कोर कर सकें आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए आंसर है, भारत की नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिए 15 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित की गई। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा क्या की गई? घोषित की गई थी। ठीक है, तो भारत की जो नई जनसंख्या नीति है कब घोषित की गई, यहाँ पर देख सकते हैं 15 फरवरी 2000। तो 25 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लूँ। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं। हम क्या करते हैं? करके सीखते हैं। ये बताइए कि हम करके क्या सीखते हैं। देखिए ये किसने कहा है? हम करके सीखते हैं, जो कथन है किसने कहा है ये आप लोग बताइए। तो ये जो कथन है बेसिकली किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहा है कि हम करके सीखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के कितने उपनियम हैं। अब थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब इसमें क्या है? अभ्यास के नियम की बताना है, यानी केवल अभ्यास के नियम के कितने अनियम हैं, उपनियम हैं। सॉरी, अब उपनयन है तो उपनियम है। देखिए थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के 3 उपनियम हैं। सबसे पहला है पुनरावृत्ति का नियम, दूसरा है नवीनता का नियम तथा तीसरा है अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, अनुप्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 नियम हैं जो कि अभ्यास के नियम के भी 3 उप नियम हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है 27 नंबर क्वेश्चन में। तो इसको देखा होगा तो इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने राइटिंग से अच्छे से राइटिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस को लिखा है। बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आप लोग राइटिंग में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है। इसका जो स्वाभाविक कारण है वो क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर देखिए, प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है आवश्यकताओं को अनुभव करना एवं आदत। क्या है? आवश्यकताओं को अनुभव करना एवं आदत, ये प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है जो कि यहाँ पर बताया गया है। 1 नंबर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। मैं सारे यानी जो जितने भी यानी आपके शिक्षा शास्त्र यानी 12th शिक्षा शास्त्र में 26 चैप्टर हैं
उन सभी 26 चैप्टर से चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना लिया गया हो, मैंने सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ठीक है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए, रुचि किस प्रकार का अभिप्रेरक है। जो रुचि है ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, रुचि अर्जित अभिप्रेरक है। कौन सा प्रेरक है? अर्जित प्रेरक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्जित प्रेरक की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। देखिए, अवधान की प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो अवधान की प्रक्रिया है इनकी 4 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अवधान प्रक्रिया की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है एकाग्रता, दूसरा है प्रयोजनशीलता, तीसरा है मानसिक क्रियाशीलता और चौथा है चयनात्मकता, ठीक है। ये है भैया अवधान प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताएं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन। छात्र को कक्षा से बाहर निकलना किस प्रकार का दंड है। यानी छात्र को जो कक्षा से यानी जो रूम है यानी क्लासरूम से बाहर निकालना कि भैया बाहर चले जाओ, किस प्रकार का दंड है, ये भैया नैतिक दंड है, ठीक है। नैतिक दंड के अंतर्गत यानी क्लास में कोई छात्र उत्दंडता करता है या कोई कुछ लिए बुलाता है तो ये नैतिक दंड के अंतर्गत, यानी ये सभी टीचर्स अध्यापक करते हैं स्टूडेंट, ये नैतिक दंड है। इसमें कोई शारीरिक दंड नहीं है, न इसमें कोई मानसिक दंड है, ये केवल नैतिक दंड की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक उत्तम परिभाषा दीजिए। हमें क्या करना है, केवल एक उत्तम परिभाषा देना है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका हम परिभाषा आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, ड्रेवर जो कि एक शिक्षा शास्त्री है, ड्रेवर के अनुसार देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अनुसंधान करना और उनकी सुरक्षा का उपाय करना। ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक उत्तम परिभाषा है जो कि यहाँ पर बताया गया है और इसका आंसर देख सकते हैं शिक्षा शास्त्री ड्रेवर के अनुसार, ठीक है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा गया है यहाँ पर। तो 32 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर देखिए ये पुस्तक गिलफोर्ड वाइटगम बियर्स ने लिखी है, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के द्वि-कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इसके बारे में आपको बताना है कि जो द्वि सिद्धांत का प्रतिपादन है किन्होंने किया है, किसने किया है, इसके बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर देखिए स्पेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। स्पेयरमैन बस छोटे में इतना भी लिख दीजिए, या आप इस तरह से भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। पूरा आप क्या क्वेश्चंस को लिख दीजिए इस तरह से, प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किसने वाला हटा दीजिए, स्पेयरमैन ने किया। प्रतिपादन ये किसने हटा दीजिए, स्पेयरमैन ने किया है। बस पूरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप खुला मत लिखिएगा कि स्पेयरमैन ने किया है, पूरे क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। बस ये किसने यानी क्वेश्चन में किसने हटा दीजिए और स्पेयरमैन ऐड कर दीजिए, आपका उत्तर तैयार है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है। जो बुद्धि लब्धि है ये कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए कोई बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसे निकलेगी, चलिए देख देते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 से आप कर दीजिए, जितना आएगा वो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाएगा। ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है 1 नंबर का लिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। जो उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं, देखिए प्रकार हैं मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये उपलब्ध परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो इतने हैं, मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक, निबंधात्मक तथा
वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कि निर्देशन के केवल 2 उद्देश्य लिखिए। हमें क्या करना है, निर्देशन के केवल 2 उद्देश्य के बारे में बताना है। तो देखिए निर्देशन का एक उद्देश्य समस्या को भली भांति समझने में सहायता प्रदान करता है या करना है। दूसरा है समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। तो ये निर्देशन के केवल 2 उद्देश्यों का नाम है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने 37 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए हैं जो कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपके शिक्षा शास्त्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। तो जो हमारा जो स्टूडेंट मैराथन क्लास था वो यहीं तक था। इसमें केवल मैंने क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है, ठीक है, बहुविकल्पीय। इसके बाद में हमने निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को बताया है। अब इसके बाद में जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर के बारे में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर, यानी दोनों का मैं प्रश्न सहित उत्तर उसमें पार्ट 2 में बनाऊंगा। क्योंकि अकेला में 2-3 घंटे का वीडियो बना देता तो उतना आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने क्या है केवल 1 घंटे का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। मैराथन क्लास रहेगा स्टूडेंट, महा मैराथन क्लास समझ लीजिए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी मेहनत लगा है इस सब को लिखने के लिए, आपके लिए नए नए क्वेश्चंस को लेकर आने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो 1 ही सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। जय हिंद।